एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन करते हुए क्रिएटिव हिस्ट्री द्वारा संयोजित दूसरे व्याख्यान मेरा गांव मेरा इतिहास पर केंद्रित कार्यक्रम की शुरुआत करती हूं। और हम यह कार्यक्रम लगातार 10 वर्षों से करवाते आ रहे हैं, क्योंकि गांव के इतिहास को समझने के लिए, एक नए इतिहास को सामने लाने के लिए क्रिएटिव हिस्ट्री इस दिशा में एक पहल कर रही है, जिसके साथ ऐसा लगता है कि समाज जो हमारा समाज है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है। तो इस लोक समाज को समझने के लिए वहाँ के इतिहास को समझना या गांव के इतिहास को समझना मुझे बहुत जरूरी लगता है। और यह लोक समाज के इतिहास को जानना भी हमारा दायित्व लगता है। इतिहास की जो अनंत धाराएं होती हैं, उनका गहरा संबंध मानव समाज की उन ऐतिहासिक परंपराओं से होता है जिससे समाज बनता है। समाज का निर्माण गांव से होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2013 से मेरा गांव मेरा इतिहास पर लोक व्याख्यान कराते आ रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य गांव के इतिहास को समझना है, और इसलिए यह कार्यक्रम हम लोग गांव में कराते आ रहे हैं, क्योंकि देश को समझने के लिए गांव को समझना बहुत जरूरी लगता है। क्योंकि किसी भी गांव के बनने के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण होते हैं, जैसे उसका पारंपरिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक पहलू भी होता है। क्योंकि कोई भी गांव यूं ही नहीं बसता है, उसके पीछे, उसके बसने के पीछे वहाँ का परिवेश होता है, वहाँ की जलवायु होती है, नदियाँ होती हैं, और तभी वहाँ पर कोई सभ्यताएं विकसित होती हैं। वहाँ की मिट्टी उर्वरक होनी चाहिए, वनस्पति और धार्मिक स्थल या आश्रम, ऋषि मुनियों का आश्रम। तो इन सब चीजों को देखने पर ही मुझे लगता है कि एक गांव वहां पर बसता है, और गांव की अपनी एक परंपरा, अपनी एक संस्कृति होती है। और ग्रामीण जीवन का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है। गांव को वह मजबूत बनाने में एक पूरी मदद करता है। गांव के लोगों की भाषागत अभिव्यक्ति गीतों, कहानियों, उक्तियों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी बरकरार रहती है। स्वाधीनता आंदोलन के समय असंख्य लोग माइग्रेट कर सूरीनाम, मॉरिशस, गयाना, त्रिनिदाद चले गए, और अपने साथ अपनी परंपरागत ज्ञान, रीति रिवाज, संस्कारों को भी लेकर गए, और आज भी वो अपने गांव को अपने मन में रखे हुए हैं, उन्हें भूल नहीं पाए हैं। यह मैंने महसूस किया है जब 2009 में मैं किसी कॉन्फ्रेंस में मॉरिशस गई थी, तो वहाँ के लोग आज भी अपनी भाषा को जीवित रखे हुए हैं, जबकि उनकी भाषा क्रियोल है, लेकिन वे अपनी भाषा भोजपुरी में ही बात करते हैं, और अपने संस्कार, रीति रिवाजों को भी अपने साथ जीते हैं। वहाँ की एक प्रचलित कहावत है कि पढ़ियो लिखियो कोनो भाषा में, पर बतियो भोजपुरी में। जबकि मैंने यह देखा कि फ्रांस और अमेरिका में भी इस गांव के इतिहास पर पहले ही काम हो चुका है। जैसा कि मार्क ब्लॉक कहते हैं कि अपने पूरे इतिहास लेखन में वे गांव के सामाजिक इतिहास को, कृषक जीवन, खेत के आकार, हल के प्रकार, हल में जानवरों की जुताई, जलचक्की और पंचक्की के विकास, खेत की प्रणाली, खाद डालने की प्रक्रिया, कैसे जुताई होगी, उसका एक ऐतिहासिक दृष्टि से मूल्यांकन या विश्लेषण करते हैं, जिसे आप 1921 में उनकी प्रकाशित पुस्तक फ्रेंच रूरल हिस्ट्री में देख सकते हैं। इसी तरह ग्रामीण इतिहास पर वाल्टर हाउजर भी महत्वपूर्ण काम किए हैं, और वे भारत आकर के इस देश के इतिहास के किसानों के महत्व को बड़ी बारीकी से समझा है। एलन हॉकिंस, जो इंग्लैंड के सामाजिक इतिहासकार हैं, उन्होंने भी इस विषय पर बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्ययन किया है। भारत में भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जो भारतीय परंपरा के आधुनिक विद्वान माने जाते हैं, उन्होंने अपने लेखन में परंपराओं और ऐतिहासिक युद्धों को बड़ा ही महत्व दिया है। यही कारण है कि आगे चलकर गांधी जी भी गांव से जुड़ते हैं, और अपने आंदोलन को सिर्फ मध्यम वर्ग या बुद्धिजीवी तक सीमित न रह के गांव के कृषक,
आम जन से जोड़ते हैं और साथ ही साथ वहाँ उस छोटे से आंदोलन को जोड़कर एक बड़े संघर्ष के रूप में जोड़ते हैं। साथ ही उन्होंने स्त्रियों को भी अपने साथ जोड़ा। ये एक महत्वपूर्ण बात देखने को मिलती है। यही कारण है कि गांधी के सपनों के भारत में हम उस समाज की तस्वीर को भी देखते हैं जो गांव में रहता है और अपनी पारंपरिक सभ्यता संस्कृति का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसलिए गांधी जी चरखा को गांव से जोड़ते हैं और इसे एक आर्थिक स्वावलंबन के रूप में देखते हुए उन्हें संदेश देते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्रिएटिव हिस्ट्री इस दिशा में एक नए पहल के साथ, एक नए संदर्भ के साथ कार्य कर रही है। और आज हम 10वां रामायण 24 स्मृति व्याख्यान के तहत डॉक्टर जसपाल सिंह जो मुख्य वक्ता हैं वो व्याख्यान देने जा रहे हैं। उन्हें मैं आमंत्रित करना चाहूँगी और वे गांव के इतिहास पर अपने विचार रखेंगे। डॉक्टर जसपाल सिंह वेस्ट उत्तराखंड के एक लोक इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। आप केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में प्रधानाचार्य पद पर रहे और गढ़वाल के उत्तराखंड की लोक देवता पर उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है और धार्मिक जीवन पर बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो आज हम जसपाल सिंह वेस्ट को अपने विचार रखने के लिए इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। जसपाल सिंह वेस्ट। कर के स्मरण इसका जो गम रहा सर्वत्र है, नमन है आप सभी का जो हाजिर है। आदरणीय वर्दी, आदरणीय सिंह साहब, आदरणीय चौधरी साहब, वे आदरणीय बड़े भाई शांति प्रधान, आदरणीय मैडम साहब चौधरी मैडम, आदरणीय पांडे जी, आदरणीय यादव साहब, नजम निगार मैडम भाटिया, नजम निगार मैडम राय, आदरणीय कंदल साहब, अटवाल मैडम अटवाल, सरेजी दसवाना जी, आदरणीय रहानी जी, आदरणीय जोशी जी, आदरणीय रावत जी, आदरणीय संध्या जी, आदरणीय हमारे बड़े भाई धरलाल जी, प्रोफेसर दिग्विजय साहब, प्रोफेसर ध्यानी जी, स्नेही पूर्व प्रधान धर्मेंद्र जी, DS रावत जी, स्नेही अजय, आदरणीय लोब्याल जी, मैडम हिडियाल जी, परम आदरणीय श्री संजय जी, स्नेही संदीप आशीष, आदरणीय घोटाला जी, स्नेही श्वेता, स्नेही शिवानी रावत, स्नेही बेर, आप सभी का इस सभा में स्वागत है। और जिनका नाम नहीं ले पाया उन सभी आदरणीय महानुभावों को मेरा मैं क्रिएटिव ग्रुप का पुनः स्वागत करता हूँ। मेरा गांव मेरा इतिहास के बारे में मेरा लोकधर्म पर एक रिसर्च रहा है, शोध रहा है, उसी के संदर्भ में कुछ तथ्य रखने जा रहा हूँ। मुझे उस वक्त जनता प्रसन्नता हुई जब डॉक्टर संजय प्रधानाचार्य राजकीय महाविद्यालय सतपुली के द्वारा यह जानकारी दी गई क्रिएटिव हिस्ट्री ग्रुप के द्वारा 8 अक्टूबर को 10वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। मैं तहे दिल से क्रिएटिव हिस्ट्री ग्रुप के विश्वविद्यालय संस्थापकों एवं उससे जुड़े तमाम तारीख के जानकारों का खुशामदीद स्वागत करता हूँ। आपके द्वारा ग्रामीण भारत के इतिहास को जानने और उसे राष्ट्रीय पटल पर लाने के लिए जो अद्भुत प्रयास किया जा रहा है बहुत तारीफ के काबिल है। ग्रामीण इतिहास को जानने की यह कोशिश मील का पत्थर साबित होगी। गांधी के इस कथन से अपनी बात करता हूँ कि भारत गाँव में बसता है, हमें इसके इतिहास को जानना आवश्यक है। ग्रामीण भारत के इतिहास पर शोध एवं लेखन कार्य कुछ कम हुआ है, ये इसकी उत्तराखंड के गाँव की है। गढ़वाल हिमालय के गाँव पर कुछ शोध लेखन कार्य अवश्य हुआ है,
किंतु गढ़वाल हिमालय के गाँव में तो इतिहास का खजाना आज भी मौजूद है। मेरा गढ़वाल हिमालय के में लोकधर्म पर आधारित शोध और लेखन कार्य था। इस कार्य को मुझे यहाँ के दूरस्थ गाँव में जाने का अवसर मिला और मैंने ग्रामीण इतिहास को जानने की कोशिश की। गाँव की जरूरतें, उनका विश्वास, परंपराएं, आस्थाएं, मान्यताएं, लोक नृत्य, गीत, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, परिधान, सामाजिक आवश्यकताएं, नदी नाले, खाइयाँ, जंगल, पेड़ पौधे, पर्वत चोटियाँ, घास के हरे भरे मैदान, उद्यान, पशुधन, फसलें, राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक दशाएं आदि का ग्रामीण विकास पर गहरा प्रभाव है और यहीं से लोक धर्म की उत्पत्ति होती है। पूर्व काल में ग्रामीण एवं क्षेत्रीय शासन व्यवस्था भी पूर्ण रूप में दैवीय और शक्ति के सिद्धांत पर आधारित थी। लोक धर्म पर भी इनका प्रभाव परिलक्षित होता है। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं से अभिभूत उत्तराखंड अपने प्राकृतिक और धार्मिक वैभव के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन काल से ही यह धर्म, इतिहास, संस्कृति का केंद्र है। हमारा ग्रामीण भारत इतिहास भी धर्म के आवरण में अनेक आस्थाओं को संजोए हुए है और एक जाति की यह धार्मिक भावना रही है कि ये अपने संगपतियों, वीरों, योद्धाओं को मूल पुरुष मानते हुए उन्हें अपने गोत्र, कुलदेवता, इष्ट देवता के रूप में मानते आए हैं। अपने प्राचीन इतिहास को यहाँ की परंपराएं, लोक गाथाएं इतिहास में आज भी जीवित रखे हुए हैं। हमारा लोक साहित्य हमारे अंचल के इतिहास में भरा है, जो लोक गाथाएं जादों के रूप में बिगड़ा है, जो पूर्वकाल से लगभग श्रुत रूप में चले आते हैं। यद्यपि गढ़वाल हिमालय के इतिहास पर सर्वप्रथम कई संकलन किए गए हैं, लेकिन गढ़वाल के गाँव के इतिहास को जो महत्व मिलना चाहिए था यह पर्याप्त नहीं है। गढ़वाल के ग्रामीण जीवन में लोक धर्म परिलक्षित होता है। ऐतिहासिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की पृष्ठभूमि को समझने के लिए इन देवी देवताओं के संबंध में व्यापक एवं गंभीर अध्ययन किया जाना आवश्यक है। सर्वविदित है कि इस मानव समाज में जहाँ एक लोग ऐसी सज्जन, सदाचारी, परोपकारी, न्यायप्रिय एवं उदार प्रकृति के महापुरुषों एवं महिलाओं का अवतरण होता रहा है, जो कि जनमानस पर अपने सुकृत्यों से ऐसी गहरी छाप छोड़ जाते हैं कि मरणोपरांत भी कृतज्ञजन उनका स्मरण ही नहीं करते, अपितु उन्हें दिव्यत्व प्रदान कर उनका पूजन करते हैं। उनके स्मारकों के रूप में मंदिरों और दिव्य स्थलों की स्थापना करते हैं। इन्हें हितकारी, मंगलकारी, कल्याणकारी देवी देवताओं के रूप में मानते हैं। वही दूसरे वो इसी समाज में ऐसे लुटन, क्रूर, नृशंस, अन्यायी व अत्याचारी लोग हैं, उत्पन्न हुए हैं, जो कि जीवित रहते हुए भी लोगों को अपने कुकृत्यों के द्वारा प्रभावित करते हैं। साथ ही मरणोपरांत उनकी आत्माएं ही समाज के लोगों को कष्ट पहुंचाकर उन्हें अपने पूजा आदि करवाते हैं। इस प्रकार की दैवी शक्तियों को हम लोग अमंगलकारी और अनिष्टकारी दैवी शक्तियों के रूप में मानते हैं। लोक धर्म में खास तौर से यहाँ के गाँव का क्षेत्रीय देवी देवताओं का अपना इतिहास रहा है। ग्रामीण जीवन मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक इन गाँवों के इन देवी देवताओं के बारे में जानकारी न की जाए। बहुत सारी देवी देवताएं जो पहाड़ के अंदर पूजी जाती हैं, स्मरण की जाती हैं, उनमें सहजा, मैखाना, कुमासनी, लोल माता, चंडिका, जय श्री, गणाश्री, जय श्री, पद्मासनी, मटियानी, माई देवी, बाराड़ी, शब्दभरी, उदासनी, जेठाई, गौरजा, हरियाली, द्वारी, दुरारी, नागिनी आदि अनेक देवी देवताएं मौजूद इस समाज में है। मंगलकारी, कल्याणकारी देवी देवताएं जैसे देवी देवता लोग जैसे जीतू बगड़ा, सिंधुआ बिरला, तानो, एकलनाग, नमो भैरव, गोढ़ियापाल भैरव, गौंडिया भैरव, कचिया भैरव, कलवा भैरव, जंगली भैरव, नरसिंह, निरंकार, नागेर, नागरजा, धूमधाम, क्षेत्रपाल, यक्ष, जात, गोली, गौलिया, जोसिंह, सुधाकर, घंटाकर आदि अनेक मंगलकारी देवी देवता है। किंतु कुछ अनिष्टकारी शक्तियों का भी यहाँ पर
पूजन किया जाता था। शय जल सुमसान खबीस विचास समय जैसे अनमोल आदि नामों से उच्चारित किए जाते हैं। अधिकांश लोग देवी देवता उदय जमान की शख्सियत है। ग्रामीण जीवन में इनका महत्व ही इनके इतिहास को उम्मीद करता है। यहाँ पर हम कुछ ही लोग देवी देवताओं के बारे में कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं। लोक देवियां जीवन में प्रारंभिक काल में मातृसत्ता तक समाज का निर्माण हुआ। परिवार एवं समाज की मुखिया इत्यादि हुआ करती थी। इसलिए सामाजिक संगठन के शीर्ष पर इन स्त्रियों का महत्व प्रारंभ से ही रहा है। देश के अनेक भागों में आज भी मातृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्थाएं मौजूद है। अपने सुकृत्यों के कारण मातृकाओं में भी दिव्यत्व का आरोपण करते हैं जो कि उनके दृष्टि में विशिष्ट गुणों एवं शक्तियों से संपन्न होते हैं। गढ़वाल हिमालय के गाँव में भी अनेक दैवीय मानवता की इसी देवी गण की प्रकृति की देन है। गढ़वाल हिमालय के गाँव में इस प्रकार की देवियों की पूजा अर्चना की जाती है। इसमें एक दृष्टव्य है, एक देवी का छोटा सा एक उदाहरण। सहजा देवी है। इनका सहजा देवी बनने से पूर्व इसकी कुछ सामाजिक और ऐतिहासिक आने वाले में जो रुझा हुआ है। घटना कथा के आधार पर, चारों के आधार पर, अब लोगों के कहने के आधार पर हमने इसको लिखा है। और उस इलाके में मैं अपने भ्रमण के दौरान, शोध के दौरान जब उस इलाके में गया, वहाँ के लोगों से मैंने पूछा तो वहाँ एक मंदिर मौजूद है और उन लोगों में देवी का बड़ा प्रभाव है। वो लोग कहते हैं एक संघटना है जिसका इतिहास उचित नहीं है और न कहीं लिपिबद्ध है। ऐसे ही मतलब जैसे मैं जाकर इसका शोध किया, वैसे कुछ लोगों ने छोटी मोटी पत्रिकाओं में लिखा होगा, लेकिन इसका इतिहास कोई जिक्र नहीं है। लिहाजा इसको उस रूप में एक कुछ जागर के द्वारा, लोगों के द्वारा, एक 88 वर्ष के वृद्धजन के द्वारा जो मैंने सुना और उसको मैंने लिखा किया और कुछ जागर को सुना के द्वारा लिखा किया गया है। तो थोड़ा सा इसको मैं पढ़ देता हूँ। सहजा देवी का मंदिर पश्चिम बागेश्वर जनपद के रुद्रप्रयाग जनपद के अलस्तर नदी, एक नदी है वहाँ पर अलस्तर, शायद बहुत इसको नाम सुना नहीं होगा। ये जो है तिलवाड़ा में मंदाकिनी नदी पर इसका संगम होता है और इस संगम को सूर्य प्रयाग कहते हैं। ये स्कंद पुराण में इसका जिक्र है, यद्यपि हम लोग बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी न हो। तो उस जगह की घटना है। तो सहजा देवी का मंदिर पश्चिमी बांगल पट्टी में जनपद रुद्रप्रयाग में अलस्तर नदी के पार्श्व पर स्थित 2 किमी की दूरी पर लगभग 580 मीटर की ऊंचाई पर सिलवाड़ीगढ़ गांव में स्थित है। सहजा देवी के विषय में एक जनश्रुति लोक में प्रचलित है। सिलवाड़ी गांव जहां पर स्थित है, इसे पूर्व में सिरपुर या सिलवाड़ीगढ़ के नाम से जाना जाता है। यह गढ़ लगभग 15वीं शताब्दी में अस्तित्व में था। यद्यपि इसके कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, केवल जनश्रुति के आधार पर माना जा रहा है। इस गांव का गणपति फतेह था जो राव जाति का था। राजा की 2 रानियां थी, जिस रानी गजल कुमारी और दूसरी रानी राणा जाति की थी। किसी कोई संतान न थी। दूसरी रानी के साजू और बाजू 2 बेटे थे। जिस रानी गजल कुमारी की कोई संतान न होने के कारण उसने देवी की उपासना की और उसकी कन्या हुई जिसका नाम उन्होंने सहजा था। इस सहजा की जब स्वयंवर हुआ, शादी होने के बाद इसको सोनपाल, एक घुटिया जिसको कहते हैं, या घुटिया को हम लोग मार्शल गढ़वाली कहते हैं। तो उस सोनपाल एक ऐतिहासिक पुरुष तो है, लेकिन ये वही पुरुष है जिसका एक पुख्ता प्रमाण मौजूद नहीं है। उससे एक शादी होती है। सोनपाल अपने राजमहल कोटकोटेश्वर राजकुमारी को लेके गया और राजमहल के शहर के द्वारा राजकुमारी को अपने घर से चुरी के इल्जाम में उसको घर से निकाल दिया गया। राजकुमारी शेरवानी गढ़वाली और शिवाड़ी गढ़वाली हुए। वहां पर भी इसके साथ कुछ साजिशें हुई। उसकी सौतेली मां ने उसके पति को जहर के मार दिया। लिहाजा सहजा को बड़ा दुख हुआ। उसने पूरी गढ़ को, यानी शिवाड़ी गढ़ को पूरी चलाने में केवल उसकी भतीजी और उसका भतीजा एक सेवक था, वही जिंदा था। भतीजे और तमाम भाई और उसके पिताजी के साथ महल में जल चुके थे, फर्श हो चुके थे। उसके बाद वो प्यारा कर ऐलान हो गया। सहजा अपने पति के शरीर को लेकर के ये पूरी सूर्य पर इसका मैंने जिक्र किया। अलस्तर नदी
और मंदाकिनी नदी का जो संगम है उसको सूर्य घाट कहते हैं। ये रुद्रजाल से 10 किलोमीटर दूर पर तिलवाड़ा की जगह है। तिलवाड़ा के वाम पार्श्व पर ये सूर्य कला की संख्या बड़ा पौराणिक है और स्कंद पुराण में इसका जिक्र मौजूद है। तो वहाँ पर जब ये दी जाती है, चिता बनाई जाती है, चिता बनाने के बाद चिता में ये अपने पति की शव बनती है और उसके ऊपर से जलाती है और ऊपर से खुद सती होने चली जाती है। अचानक नागी नदी बाढ़ आती है और उसकी चिता बह जाती है। बहने के बाद वो बाढ़ के द्वारा बड़ी वेग से पानी को वेग आकर वो नदी के तट पर आ जाती है। सहजा का शरीर आधा जल चुका होता है। ये मुझे बाजू में एक पहाड़ी है, मैठाना पहाड़ी, मैठाना घाट की पहाड़ी पर ऊपर चली जाती, करीब 5-7 फीट ऊंची पहाड़ी है और वहाँ पर एक गुफा होती है, रात वहाँ बिताती है और उसके साथ सेवक और उसकी जो भतीजी थी वो भी पास में मृत्यु हो जाती है। सहजा उस गुफा में रह जाती है, उसके जला तो भाई शरीर आधा जल जाता है और उस जंगल वीरान में वो मंदिर वहाँ पर मैठा देवी के नाम से शायद एक बार आपने सुना होगा, ये विशाल मंदिर है। और उस मंदिर में जाकर और मैंने उस मंदिर का फोटो किया था। तो वहाँ पर के गाँव कोई देवी ने जब कुछ बंद करना शुरू कर, जो हमारे हमारी सोच होती है या जिसको ये मान्यता होती है, तो कुछ लोगों को तंग करना शुरू किया। तो जान पता लगने पर मालूम हुआ कि ये देवी जो है जो सहजा देवी है, ये तंग कर गया और इसको स्थान देना जो है 2 मीटर से, इसलिए उसको स्थान दिया गया। और उन्होंने वहाँ पर उस स्थान को मैठाना का जंगल था, मैठाना की नाम जगह थी, मैठान देवी के नाम से स्थापित किया गया। लेकिन मूल जो देवी थी ये सिरवाड़ी गढ़ की थी। इस सिरवाड़ी गढ़ में जो ये देवी वहाँ उसके बाद कुछ समय के बाद जो विराम हो चुका था, वहाँ पर औथन जाति के लोग वो बसने लगे। वो गांव में बसा, उस गांव वालों को इस समस्या आने लगी, कुछ परेशान होने लगे। उन्होंने फिर मालूम किया अपने हमारे दरबार में जो तरीका है बाकी आया पूछे भाई ये प्रॉब्लम हो रही है, मंदिर में देवी को स्थापना की गई और मंदिर आज मौजूद है। और वहाँ का एक बहुत बड़ा वाकया है, एक घटना है। जब मंदिर की पूजा होती है साल में 38 साल बहुत बड़ा मेला लगता है। उस मेले में जब तैका बोली दिवाली में जब पूजा सीखी जाती है खौलते तेल में, तो जिस पर वो देवी आती है सहजा, उस तेल में हाथ डाल देती है उबलते तेल में और वहां से पूजा को निकाल देती है। ये उदाहरण मौजूद है। अगर इस पर भी कोई देखना चाहता है उसको मेरे से डालना पड़ेगा। और आज भी डालते हाथ से, लेकिन हाथ बनता नहीं। तो इस तरह से ये उस इलाके की, और जो इस देवी को ये अच्छे कार्य थे, जब राजसभा में थी उसके पिताजी जो वहाँ पर थे, तो उन्होंने बहुत सारे गाँव वालों की सेवा की, इलाके वालों की सेवा की। तो इसी खुशी के अच्छे कार्यों के कारण उस देवी को उनके पास होती है। और वो वही गाँव पूजा नहीं करता, उससे आसपास के 15-20 इलाके गाँव पूजा करने जाते हैं। और मेरा जो घर है वो नजदीक पड़ता है, तो हमारे लोग भी वहाँ के 30-40 किलोमीटर दूर गाँव है, उस मेले में घूम जाते हैं और इसको देखते हैं। तो ये जो है सहजा देवी का एक चित्र मैंने आपके सामने रखा, वर्णन किया। और इसी से संबंधित एक जो मैंने कहा वो जागर, अब जागर को गैर तो जा नहीं सकता तुरंत लिखने से, लेकिन उसको पर्दों में सिलवाड़ी गढ़ी गढ़वाली में सर, गढ़वाली तो आप लोग क्या करेंगे माता सब कुछ पकड़ आएगा। सिलवाड़ी गढ़ी दुलारी सौजा कुमारी बरदानी कन्या देवी को आशीष से हरपुर माने हरदे हरपुर छोरजा राजा हरपुर छोरजा मालिक गढ़ी मां गढ़ी सिलवाड़ी गढ़ी सौजा कुयो कंचना बैठी भूजा गोपाल छायो नौकरी बोला भूलिया माछा सौजा कुयो रची की सुनो पाले दगड़ी लीकी गए मार्चो सौजा दे दगड़ा माने को अपने साथ ले गया और उसको भूलिया माछा भी कहते हैं। उसका एक नाम का नाम भूलिया माछा था। तो इस तरह से बहुत बड़े स्टोरी है, कथा है। इसको तो मैंने दिखाने वाले बहुत शौक लिखा है, आप लोग सुनाने इससे से एक और कोई यहाँ पर एक और राजपट्टी की जगह है की बात है। ये राजपट्टी के जमाने में जो अभी हमारे डॉक्टर साहब संजय जी ने कहा वो थाने का युद्ध गोरखा लोग जो आक्रमण हुआ था, एक इधर इस साइड से आए, इधर निकल चाल से इलाके शायद थे। और ये कहते हैं गौतम के इलाके से भी जो
कोहली से जब उन्होंने प्रवेश किया था 1803-1812 में गढ़वाल के अंदर 12 साल गढ़वाल में जो है गोरखा राज रहा। और इनके यहाँ पर 3-4 जो सेनापति थे, एक अमर सिंह थापा, एक चौधरिया, एक हस्तिदल। और इनका जो इस गढ़वाल के अंदर कमांड थी, तो श्रीनगर में जो राजा को यहाँ से भाग चुका था, से हार चुका था, ये चले गया था अपना राजा बाहर चले गया था, तो वहाँ पर श्रीनगर में अमर सिंह थापा कमांड करता था। और चमोली वगैरह जो इलाका था, दिल्ली का इलाका, वो कमांड थी, वो नियंत्रण था अमर सिंह थापा के पास। और हॉस्पिटल वहाँ में बैठता था चौधरिया, और इसका एक लड़का जो था वो बैठता था, ये कुमाऊं का जो सेनापति इसके कुमाऊं में कुछ लोग थे, लेकिन गढ़वाल पर इनका फोकस था। और इसका चीफ सेनाध्यक्ष अमर सिंह थापा जो था वो सेना में बैठता था, वो पूरे गढ़वाल पर नियंत्रण करता। ये कभी घटना है जो भी देखा के कुछ पूछते हैं तो वाकया बता देता हूं मैं। श्रीनगर गोलका के कुछ दूरी पर करीब 25-30 किलोमीटर दूर और गोलका जिले में आता है सतारपट्टी में एक कोई गांव है नौशण गांव। वहां पर क्या हुआ कि वो लोगों ने, जैसे हमारे कांजी गांव के मुखिया वो जवाने प्रधान हुआ करते जवाने आप थे, वो प्रधान जी जो है टैक्स देना कुछ आनाकानी करते थे, बात को उनके कार्यक्रम को निर्माण में टैक्स करते थे। वहां पर क्या घटना होती है कि वो एक खबर जब सुनकर अमर सिंह थापा को पहुंचती है, तो अमर सिंह थापा को शासन आयोग वाले चैलेंज करें, तो वो जाकर के कालू गोरखा एक अपना सेना का सेना अधिकारी होता है और टैक्स शुरू करता है। तो वो शुरू करने के जब एक गांव वाले सुनते हैं गोरखा क्या कौन है, गोरखों की दहशत, गोरखों के एक गढ़वाल के अंदर एक ऐसी दहशत फैला रही थी, उसको देखकर गांव वाले सारे क्या करके घरों के अंदर छुप गए। तो घरों के अंदर छुपने के पश्चात जो विरोध करता था उसका किसी तरह से उससे पता लगा ये कौन है। तो शाम को रौत में था, रौत में गाँव वाली रौत में गाँव जाता था। प्लीज आप लोग बात न करें, अब बहुत प्लीज थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कथा है ये, और ये आप सुनिए। ये लोक कथा बहुत इंटरेस्टिंग है। इस लोक कथा के माध्यम से हम एक नया इतिहास रचते हैं। प्लीज थोड़ा सा चाय पीजिए हल्के के और सुन लीजिए, और जो खड़े हैं वो बैठ जाए। चाय सुनो तो जरूर खाना है, लेकिन थोड़ी बात मुझे क्यों ये बात है आप दोबारा कहीं नहीं सुनेंगे, क्योंकि मेरे सिर पर एक भी प्रॉब्लम जा चुका हूँ और मैंने तमाम भ्रमण किया है, इसलिए की बात है ये कुछ नहीं है, भले सुनने में इतनी खून न लगे लेकिन बहुत जरूरी बात है। जब वहाँ पर क्या हुआ कि जो वो शाम रौत जो टैक्स प्रदान का नाम था, टैक्स जो जमाना जारी करता था, इसके पश्चात उसने ये लोग मकान की चिढ़ाई करके मकान बन रहा था, तो शाम रौत और वहाँ का ऑपरेटर है दोनों मकान को छूके। वो जो कालू वो था जो टैक्स के लिए गया था, वो दमन करने के गया था वहाँ पर, तो वो ढूंढते ढूंढते वो उस भीतर गया था, वो छुपे थे। छुपने के बाद उससे क्या आप जानते हैं गोद होगा एक सबसे बड़ा हथियार होता है खोखली होता है, तो खोखली लेके वो जब मारने गया तो पहले उसको पीटा उसको काफी, और जो इंसान डरता है तो शक्ति हो जाता है, और वो तो पावर है, पावर पर रहकर शक्ति बिल्कुल कम हो जाती है। उन्होंने वो पीटा, उनको उस बात खोखली निकाल के उनको जैसे कत्ल करने को तैयार था, तो शाम के अंदर एक अचानक एक ऐसा जोश उत्पन्न हुआ। हमारे कर्नल साहब को जानते होंगे, और बच्चा हमारे जवान लड़ते हैं उनके अंदर एक दोनों का जोश उत्पन्न हो जाता है शत्रु को मारने के लिए, और वो घड़ी ऐसी आती है अंतिम या तो मरना है या तो मारना। तो कुछ ग्रामीण दौर के अंदर एक ऐसी अचानक एक ऐसी शब्द उत्पन्न हुई और उसको बड़े गर्जना के साथ दहाड़ते हुए उसको उस उठा और उस जो कालू जो था उसको पीटा जोर से, और वो भी घबरा गया। उन्हें क्या होगा भाई, तो धीरे धीरे तो सुंदर ताकत आ गई, और वो उसको पीटा और जो उससे खून थी उससे निकाला और उसको गोरखा कालू गोरखा, और खेस के जब बाहर आए जो उनके साथ था वो साथी और वो शामुलो उसको लेके जब बाहर आए तो गाँव वालों को सवा दिया कि भाई बाहर चला जाओ, हमने इसको मार दिया है। तो गाँव वाले डर के पुलिस ने मारा, तो सारे गाँव वालों को मार दिया गोरखा लोग। तो ये नहीं के कारण उन्होंने अपना बदलाव से लिया, और कुछ समय के बाद वो काफी दहशत की
दमन किया और उन लोगों को मारा, और उस जो लौट था शामोलौट उसको भी मारा गया, और जो भट्ट के साथ था उनको मारा गया। तो उसके बाद उनकी आत्माएं उस गांव के अंदर आज भी मौजूद है, ऐसा मान्यता है। निकाली गई कि केवल मैंने उन लोगों के भाग्य से सुनी बातें हैं, और वो जो वहाँ पर जाकर जो बांसुरी बजाता है या पंडित जो बोलता है जाकर गाता है या लोक गाथा के द्वारा सुना वहाँ पर, और उसका वहाँ पर मंदिर मौजूद, मंदिर मैंने देखा, और वहाँ पर हमने पूछा कि किसका मंदिर, फिर उनके दास्तां की कहानी हमको बताई, और उसकी पूजा पाठ आज होती है। और उस देवता उस देवी का नाम था शक्ति भरी, जिससे उस आदमी के शक्ति भरी थी, और वो जो है गाँव जाकर बनवाता है। और उस देवी का निशान मालूम क्या है, वो एक ठोकरी मंदिर। वहाँ हमारे गढ़वाल के अंदर एक खास बात है, देवताओं की कोई मूर्ति वगैरह नहीं होती है। जो लोक देवता होते हैं उनके केवल निशान होते हैं। मैंने अब लिखा पढ़ूंगा, टेबल के डंडा, लोहे की छड़ या लोहे का दीपक या मिट्टी का दीपक और लोहे की त्रिशूल, और कुछ नहीं थे अनगढ़ पत्थर, बे आकार का एक पत्थर वहां पर रख देंगे, उस पर पिठाई लगा देंगे। यही मात्र हमारे देवी देवता लोग हैं। और हम लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री को नहीं जानते हैं। मैं उस इलाके रहने वाला हूँ, मैं आज तक नहीं गया हूँ, लेकिन इन देवताओं के बगैर हमारा जीवन संभव ही नहीं है। नौकरी लगी तो पूजा करना है, नौकरी नहीं लगी तो पूजा करना है, पास फेल हो गए तो पूजा करना है, पास हो गए मैंने हर हाल में हमारा जीवन इनसे ही संचालित होता है, कहने का मतलब। और एक और कभी लोक देवता के बारे में एक का जिक्र कर दो, फिर अब थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ 5 मिनट और। ये लोक देवता के बारे में आदिम काल में जब मानव नए समुदाय में रहना प्रारंभ किया, तो उस समय समाज पूर्ण रूप से मातृ पंथ था, जो कि आज भी विश्व के कई जनजातियों में विद्यमान है। समय के साथ साथ समाज की जो आस्था बदलने लगी, कितनी सत्तात्मक व्यवस्था स्थापित होने लगी। मातृ देवियों के स्थान पर पुरुष देवी देवताओं ने इसकी संकल्पों में जन्म लिया। अधिकांश नया पुरुष देवता वे थे जो समाज के प्रभावी मुखिया थे, मूल पुरुष थे और प्रभावी लोग थे। लेकिन कुछ वायवी देवताओं की भी यहाँ पर कल्पना की जाती है। इन देवी देवताओं के बारे में ये जो अस्तित्व में आए, इस समाज के आज भी परम सहयोगी हैं। हमारे ग्रामीण समाज में तमाम किस्म के देवी देवता है। इनके प्रतीक जो मैंने अभी कहा था, अनगढ़ पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, त्रिशूल, तेमर का डंडा आदि, ये लोहे के दीपक आदि से हम लोग इनको देवता की पूजा पाठ करते हैं। और इन सब में जो है हम लोग पूजा पाठ करते हुए इन्हीं से अपनी गढ़वाली भाषा में, इनका कोई लिखित कोई विधान नहीं है, कोई मंत्र तंत्र नहीं है, केवल अपनी जुबान से ही उनसे प्रार्थना करनी पड़ती है। और अपने आप ही अपना कुछ गढ़वाली में उस तरह से तय करके ही अपनी भाषा को करना पड़ता है। और इसी में एक विधवा एक देवता है। ये सिद्धो विद्या पढ़ने ध्यान हो रहा है, इसे बता दो। सिद्धो विद्या एक ऐसे देवता है जो सैमुख है, जो सैमुख है हम सभी जानते हैं। वहाँ पर उस इलाके में एक रोलीगढ़ एक जगह था, भोलागढ़ इसका नाम है। वहाँ पर गरीबा एक गणपति होता है, उसके बेटे होते हैं, गरीबा के बेटे होते हैं, सिद्धो और विद्या वास्तु बेटे होते हैं। कहीं जिक्र है इसका, लेकिन कोई इतिहास कोई लिखित नहीं है। तो ये सिद्धो विद्या जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहीं नाचते हैं और इनका पूजन जो होता है। और ये क्या करते हैं, छड़ होती कुंडली की जैसे संगल, उसको फाड़ कर गरम करते हैं और बाल बनाते हैं भंगारी की तरफ। जब देवता आता है तो वह पृथ्वी पर उसको मारता है। लेकिन वहां पर बोले कुछ नहीं होता है, जला भी चलेगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि काले निशान जरूर होते हैं, लेकिन बिल्कुल तो कोई चोट पर कोई पीड़ा नहीं होती है। ये आज भी होता है। दूसरा एक देवता मांद्रे गौर में काशी के पास में जाप देवता, वहां पर पूजा होती है, भयंकर पूजा, शाम 2 बजे शाम पूजा होती है। और वो देवता क्या करता है, जमीन पर बहुत सारे अग्नि के अंगारे जलाए जाते हैं, जिस पर देवता आता है उसको नरक करता है। और एक दर्शनीय है वो, कोई ऐसी बात है पुरानी बात नहीं, वो आज भी मौजूद है। आखिरी क्वेश्चन इसके अंदर है कि जो लोग नारों में चलता फिरता है और तो चलता बिल्कुल नहीं है। तो ये जो सिद्धो विद्या की जो बात मैं कह रहा हूँ, ये भी देवता स्वरूप में पूजनीय है। लेकिन ये वास्तव में पूर्व काल के ये लोग हैं। मान शाह के जमाने में इसके पिताजी पे वो सती विवाह करते 1610 से 1629 तक। उस दौरान जो है जब दीदी
कुमाऊं का राजा जो कत्यूर शासक था, द्वारहाट का शासक उस जमाने में जो कत्यूर शासक था, उसका ये मुसद्दी हुआ था। तो ये गणतंत्र मौजूद था, लेकिन ये क्या करते हैं कि जब ये कुछ बाहुबली जा रहा, उसे टैक्स देने से मना कर दिया, तो इसने उसका आक्रमण कर दिया, जिसके दोनों बेटे मारे गए। और उससे पहले जो ये विद्वा जो है, ये गुरु गोरखनाथ का शिक्षक था, उसकी शिक्षा इसके तो तंत्र मंत्र विद्याओं के द्वारा पूरे गढ़वाल में सेवा की और पूरे लोगों के दूर किया। उसकी वजह से इसको आज भी उधर पूजा जाता है। ये बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सारांश कर देता हूँ। गांव के इतिहास को जानने के लिए इतिहास से देवी देवता बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत और प्रमाण माने जाते हैं। ये लोग देवी देवता अपने समाजों के मूल पुरुष महिला प्रभावशाली शख्सियतें रही होंगी, जो अपने अच्छे और बुरे कार्यों के समाज को प्रभावित करते रहे। विशिष्ट समाज मानव होने, उनमें मानवों जैसी आशाएं, आकांक्षाएं और प्रेरणाएं विद्यमान होंगी, जो मानवों की भांति पैदा हुए, किंतु मानवों की अपेक्षा आज भी दैविक स्वरूप में लोक में विद्यमान है। गुरु काल में जब शख्सियतें जीवित थी तो तत्कालीन समाज को प्रभावित करते रही और मृत्यु उपरांत उनकी प्रेतात्माएं भी संबंधित समाज के लोगों को मन में स्मरण रही। लोक में आज विश्वास है कि उनकी प्रेतात्माओं की पूजा अर्चना करनी जरूरी है। समृद्धि, सुख और शांति के लिए ये आवश्यक है। समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनकी पूजा न करने पर कष्ट और धन और क्षति हो सकती है। वर्तमान समय में जो गांववासी शहरों का समय पलायन कर रहे हैं, वे लोग अपने लोक देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने और से गांव को आते हैं। एक बड़ी और पिछले साल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत महादेव अपने गांव की दिल्ली में गए थे। मैं उन्हीं लोक देवताओं की पूजा करने के लिए गए थे, पंजाब के राज्य मिला के लिए गए। साथ दोबारा आते भी नहीं, फिर दोबारा वो काम होता है। फिर आएंगे तभी जब अभी तक जो 70-75 की जो आईपीएस है, वो जो है देश के सर्वोच्च पद पर अभी मौजूद है, वो भी देवता जी लोग देवता घिरी पौड़े के पास का गाँव है, वहां पर वर्तमान समय में जो गांववासी शहरों और कस्बों में पलायन कर रहे हैं, वे लोग अपने देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने के लिए अवश्य ही गांव में आते हैं। जबकि कुछ लोग इन देवी देवताओं पर विश्वास नहीं करते होंगे, क्योंकि ग्रामवासी अपने देवी देवताओं को ईश्वर के समान मानते हैं। ईश्वर के अस्तित्व को तर्कों से सिद्ध नहीं किया जा सकता, अतः ये विश्वास पर ही आधारित है। समाज में जिन दो देवी देवताओं का अस्तित्व 300-400 वर्षों से लोक में व्याप्त है, समाज में व्याप्त है, आखिर कोई तो कोई बात निश्चित रही होगी। इसका कारण सामान्य नहीं हो सकता, अतः इन पर विश्वास करने के लिए सोचने पर मन विमर्श होना पड़ेगा। जब कभी गांव का इतिहास लिपिबद्ध किया जाएगा तो इन ग्राम लोक देवी देवताओं की पूर्ण शख्सियतों को पुख्ता प्रमाण सिद्ध होंगी। थैंक यू।